प्लांट्स जैसी एक बड़ी कैटेगरी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हो पाता है। प्लेयर्स जब खेलते हैं तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स यानी कि खिंचाव क्यों आ जाते हैं। और एनिमल्स की जो बड़ी कैटेगरी है उसके अंदर एक नहीं बल्कि दो तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेसेस एरोबिक एंड एनारोबिक क्यों होते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढता है हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला बड़ा सवाल यहाँ पे जो शुरू करेंगे उसमें देखेंगे कि एनिमल्स की जो बड़ी कैटेगरी है, दुनिया में जितने भी अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। कहानी की शुरुआत होती है एनिमल्स में आते सेल्स से। अब एनिमल्स दुनिया में जितने भी हैं इनको अगर हम सेल के लेवल पे देखें तो ये दो मेन कैटेगरीज में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो थी जो सिंपल सेल से बनते थे, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी थी जो कॉम्प्लेक्स सेल, यूकैरियोटिक सेल से बनते थे। इन दोनों ही तरह के सेल्स में एक फ्लूइड लाइक पार्ट होता था, साइटोप्लाज्म। इसी पार्ट के अंदर यहाँ पे होता है पहला स्टेप ये एक्ट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आता था सेल्स के पास? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो बॉडी के सारे सेल्स तक इस ग्लूकोज को लेके जाता है, और ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो इस साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन होता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। नाम इसका जानना जरूरी है, पायरूवेट मॉलिक्यूल। इसी स्टेप की केमिकल रिएक्शन देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, जिसमें मेन कंपोनेंट जो पायरूवेट मॉलिक्यूल के अलावा निकलता है वो है एनर्जी, जो कि सेल के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए। एनिमल्स में होते इस पहले स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ये सारे ही एनिमल्स में सेम होता है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो फर्दर पायरूवेट मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, और वो एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है। दो कैटेगरीज में बढ़ता है ये। एक तो हो गए सिंपलर एनिमल्स जैसे कि छोटे ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसलिए इस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे दूसरी तरफ जो ग्रुप बनता है वो है बाकी सारे के सारे एनिमल्स का, बड़े जितने भी एनिमल्स हैं एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन बींग्स का, जो कि इस स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसी कारण से इनकी रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो दो हमने मेन कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन देख ली एनिमल्स में, इनमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस को अब हम समझेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में पायरूवेट मॉलिक्यूल जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और वो ब्रेकडाउन होगा 3 चीज़ों में, CO2, इथेनॉल एंड एनर्जी। जहाँ पे एनर्जी जो है वो तो सेल अपने एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म छोटा है तो एनर्जी भी यहाँ पे कम मात्रा में रिलीज होती है। फिर यहाँ पे CO2 का जो कंपोनेंट है वो इस्तेमाल होता है एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में, जो कि है बेकिंग। केक्स बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, ब्रेड्स बनाना, इन सब में ही एक कॉमन चीज़ होती है जो कि है फ्लफीनेस यानी कि फूलापन। वो आता है इसी CO2 के द्वारा। और ये CO2 कहाँ से आती है? इन सभी बेकिंग की चीज़ों के जो आटा होता है उसके अंदर जब ईस्ट को ऐड किया जाता है तो वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से एक फ्लफीनेस दे देता है। आटे को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो फूल जाता है। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन देखें तो उसके अंदर पायरूवेट का मॉलिक्यूल प्रॉपर ऑक्सीजन पाता है, और ये ब्रेक होता है अगेन 3 चीज़ों में। 2 चीज़ें तो पहले की जैसी ही हैं, CO2 और एनर्जी। ऑल्दो एनर्जी इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। कारण भी सिंपल है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो एनर्जी की ज़रूरत भी तो बड़ी होगी। फिर तीसरा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे डिफरेंट है पिछली रिएक्शन से वो है H2O, वाटर। CO2 और वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स हैं। हर सेल इनको वेस्ट की तरह निकाल देता है, और हमारी बॉडी भी इनको एक्सक्रीट ही करती है। यानी कि मेन चीज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो है एनर्जी, जो कि अगेन एनिमल्स की बॉडी और हमारी बॉडीज अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करती है। लास्टली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक रेयर केस और देखेंगे, जो कि होता है जब पायरूवेट मॉलिक्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी कि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। और होता यह है मसल के सेल्स के अंदर। जब भी ऐसा होता है तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं डिफरेंट। प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। और जो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आया लैक्टिक एसिड, वो एक ऐसा एसिड है जो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स करता है। क्रैम्प यानी कि अ सडन एंड पेनफुल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। एकदम से होने वाला और दर्द देने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, खिंचाव हो जाए मसल के अंदर, उसको कहा जाता है क्रैम्प। ये यहाँ पे हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। इसको हम अलग अलग स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स खेलते हैं उनके अंदर भी देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। कारण क्योंकि वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर रहे होते तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे क्रैम्प आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खेलते वक्त अच्छे से ब्रीद करना ज़रूरी है।
ये हमने जान ली खूब सारी बातें कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब बात को लेके चलेंगे टॉपिक के दूसरे हिस्से और बात करेंगे प्लांट्स में होते प्लांट्स, जो कि अगेन एक बड़ी कैटेगरी है। बहुत सारे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। और इसको जानने के लिए हम दो प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को एक बार फिर से समझेंगे। एक तरफ देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो वो काम क्या करता था, प्लांट के लिए फूड बनाता था एंड एट द सेम टाइम उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पे होता था, ये होता था प्लांट की लीव्स के अंदर एक ग्रीन पार्ट में, नाम जिसका था क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता था। ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में जाती है और CO2 गैस वापस क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर लेता है। जबकि दूसरी तरफ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का प्रोसेस माना जाता है, जिसकी लोकेशन होती है अगेन प्लांट्स की लीव्स के एक पार्ट में, जो कि थे पोर्स, छेद, नाम जिनका था स्टोमेटा। और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑपोजिट गैसेस एक्सचेंज होता था, यानी कि ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। दोनों प्रोसेसेस रिविजिट कर लेने के बाद अब हम इस सवाल पे आ सकते हैं कि दिन में और रात में ओवरऑल गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है। तो दिन की बात करें तो क्योंकि उस समय लाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट खूब सारी ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है और CO2 को वहीं से लेता है। जबकि दूसरी तरफ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो रिलेटिवली कम मात्रा में होता है, यानी कि CO2 बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है इस प्रोसेस में, लेकिन फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम मात्रा में हो रही है। यानी कि ओवरऑल एक्सचेंज देखा जाए तो प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है एनवायरनमेंट में और CO2 ले रहा है एनवायरनमेंट से। इसके बाद जाएं दूसरी तरफ यानी कि रात की तरफ, तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है और होता है इस वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यही कारण है कि प्लांट्स रात को CO2 बाहर देते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। इसी कारण से ये भी कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए। ये हमने जान लिया कि प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ये हो जाती है बात हमारी पूरी इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।